आस्था और संस्कृति का संगम, इतिहास और अध्यात्म का संगम, प्रकृति का प्राण से संगम, जी हां, त्रिवेणी का संगम यानी अलौकिक संगम यानी महाकुंभ। यह महज कुछ जलधाराओं का संगम नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के अनेक ग्रह और नक्षत्रों का एक सुखद संयोग भी है। 13 जनवरी से प्रयागराज में सदी का महाकुंभ आरंभ हो चुका है। 144 साल बाद यह संयोग बना है। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की कई देशों में इस महाकुंभ को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचने भी लगे हैं। कहते हैं कि महाकुंभ का सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि यह एक खगोलीय घटना का प्रगटीकरण है। इसमें कई रहस्य जुड़ा है, इतिहास जुड़ा है और एहसास भी जुड़ा है। आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। महाकुंभ के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे। पहली महाकुंभ से लेकर मौजूदा कुंभ तक जानकारी रोचक है और दिलचस्प भी। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। रिपोर्ट अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आपके मन में कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। महाकुंभ यानी करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का संगम। इस साल लगने वाला महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ है। इसको अमृत महाकुंभ भी कहा जाता है। यह संयोग 144 साल बाद आया है। कहते हैं कि महाकुंभ का इतिहास पुरातन है। पुराणों में इसका बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। यह एक मेला नहीं बल्कि आस्था का बेजोड़ प्रतीक है। यह मात्र जल प्रवाह का संगम नहीं बल्कि विविध संस्कृतियों का संगम है। श्रद्धालुओं के पवित्र एहसास का भी संगम है। ग्रंथों के मुताबिक कुंभ का इतिहास करीब 900 साल पुराना है। कहा जाता है कि सबसे पहले आदि शंकराचार्य ने कुंभ की शुरुआत की थी। हालांकि कई ग्रंथों में शंकराचार्य से पहले भी कुंभ के होने की बात कही गई है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद से ही कुंभ का आयोजन आरंभ हो चुका था। कालांतर में आदि शंकराचार्य ने इसको विस्तार दिया। कुछ विद्वान गुप्त काल के समय से कुंभ होने का दावा करते हैं। हालांकि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कुंभ होने के कई प्रमाण मौजूद हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में कुंभ का भी जिक्र किया है। यानी ह्वेनसांग के भारत आने से पहले कुंभ होने का प्रमाण मिलता है। भारत के प्राचीन ग्रंथ शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में कई बार कुंभ का जिक्र आया है। कुंभ का संबंध मोहिनी अवतार और इंद्रपुत्र जयंत से भी जुड़ा हुआ है। यानी इसकी गौरवमयी और प्राचीन पृष्ठभूमि का एक सिरा समुद्र मंथन से भी जुड़ा है। कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश का कुछ बूंद छलक कर प्रयागराज में गिरा था। इसी तरह कुछ बूंदे उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में भी गिरा था। इसी के बाद इन स्थानों पर कुंभ की शुरुआत हो गई। कहते हैं कि अमृत कलश की बूंदें दुर्वा घास पर भी गिरा था। इन्हीं कारणों से दुर्वा को भी पवित्र माना जाता है। बात कुंभ की हो रही थी। सवाल उठता है कि अमृत कलश की बूंदें जब प्रयागराज के अतिरिक्त उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में भी गिरा, ऐसे में प्रयागराज का महत्व बाकी स्थानों की तुलना में इतना अधिक क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है प्रयागराज का संगम। दरअसल प्रयागराज में 2 नहीं बल्कि 3 जलधाराओं का पवित्र संगम है। इसमें पवित्र गंगा और यमुना का संगम प्रकट है, जबकि सरस्वती नदी का यह गुप्त रूप से यहां मौजूद बताई जाती है। इन्हीं कारणों से इस संगम को त्रिवेणी नाम दिया गया है और इसी त्रिवेणी की वजह से प्रयागराज का महत्व अत्यधिक हो जाता है। यूं कहें कि मोक्ष कारणी हो जाता है। यह मोक्ष का मतलब अंत नहीं है, बल्कि मोक्ष का मतलब पूर्ण होता है। सरस सलीला पौराणिक और पवित्र सरस्वती के होने या नहीं होने को लेकर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि इस पर कई सवाल उठते रहते हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि महाकुंभ एक खगोलीय घटना है। गणना के मुताबिक इस दौरान ब्रह्मांड में कई बदलाव होता है। कहते हैं कि जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा
एक विशेष अवस्था में पहुंच जाए तब पृथ्वी पर अनुकूल ग्रेविटेशनल फील्ड बनने लगता है। वैसे तो समस्त धरती पर इसका असर होता है, किंतु प्रयागराज में इसका बहुत विशेष महत्व है। कहते हैं कि प्रयाग में यह ग्रेविटेशनल फील्ड एक फोर्स के रूप में काम करने लगता है और इसका असर सूक्ष्म रूप से जीवों पर पड़ता है। होता यह है कि इस फोर्स की वजह से नेगेटिव एनर्जी कमजोर पड़ने लगती है और पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव हो जाता है। इससे मनुष्य की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बहुत पोषण मिलता है। इसके अतिरिक्त औषधीय गुणों वाले गंगा के पवित्र जल पर सूर्य से निकली विशेष किरणों का संयोग शरीर को विटामिन डी का अतिरिक्त खुराक दे देता है। यह हमारे हड्डी के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोशिका और हार्मोनल ऑर्डर तेजी से गतिशील होने लगता है। धर्म कहता है कि इस अवस्था में ध्यान का विशेष महत्व है। ध्यान करके मस्तिष्क से निकलने वाले कई तरंगों को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरी ओर विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है कि इससे मानव के शरीर का डोपामिन, सेरोटोनिन और न्यूरोट्रांसमीटर नाम के हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि मानसिक तनाव में कमी आने लगता है और लोग शांति की प्रत्यक्ष अनुभूति महसूस करते हैं। नदी के स्नान को विज्ञान हाइड्रोथेरेपी कहता है। इससे शरीर में रक्त का प्रवाह संतुलित हो जाता है। जल के प्रवाह में शरीर को स्थिर रखने से नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र ठीक से काम करने लगता है। नतीजा शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का स्तर भी बढ़ता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अब आइए दूसरी बात करते हैं। संगम को लेकर अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं। सवाल ये कि प्रयागराज में गंगा नदी और यमुना नदी का प्रत्यक्ष मिलन होता है, जबकि सरस्वती नदी को लेकर लोगों के मन में सवाल रहता है। वैसे भी सरस्वती नदी को लुप्त प्राय मान लिया गया है। ऐसे में प्रयागराज के त्रिवेणी को लेकर अक्सर मन में संशय रहता है। इस सवाल को ठीक से समझने के लिए कुछ पन्ने पलटने होंगे। बात की शुरुआत वैदिक काल से करते हैं। वैदिक काल में सरस्वती को परम पवित्र नदी बताया गया है। इसी पवित्र नदी के तट पर यानी सरस्वती की तट पर कई महत्वपूर्ण वैदिक ऋचाओं की रचना की गई थी। सवाल उठता है कि वह सरस्वती कब और कैसे लुप्त हो गई। इससे पहले आपको बता दें कि भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना है। नदियां हमारे संस्कृति का रक्षक रही हैं। इसके अतिरिक्त यह हमारे आर्थिक प्रगति का भी महत्वपूर्ण वाहक रही हैं। भारत की मशहूर नदियों में गंगा, यमुना, गोदावरी, सिंधु, गोमती, नर्मदा और कावेरी नदी का विशेष महत्व है। हालांकि पुरातन ग्रंथों में सरस्वती नदी का जिक्र भी मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का कई बार जिक्र आया है। रामायण और महाभारत में भी सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है। इस नदी की धारा हिमालय से निकलकर अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और पटियाला होते हुए अरब सागर की ओर जाती है। पौराणिक ग्रंथों में आज भी इस नदी का बहुत महत्व है, लेकिन अब यह नदी धरती से विलुप्त हो चुकी है। हालांकि मान्यता है कि आज भी प्रयागराज के समीप गुप्त रूप से सरस्वती का अस्तित्व शेष बचा है। इन्हीं कारणों से प्रयागराज के संगम को त्रिवेणी का संगम कहा जाता है। मान्यता है कि प्रयागराज के समीप सरस्वती नदी धरती के अंदर से बहती हुई पवित्र संगम बना देती है, अर्थात त्रिवेणी बना देती है। सरस्वती नदी को लेकर आस्था तो है ही, विज्ञान भी इसको लेकर बहुत सचेत है। इसरो के वैज्ञानिकों ने सरस्वती को लेकर कई शोध किया है। शोध से पता चला है कि सरस्वती नदी का अस्तित्व आज भी मौजूद है। शोध से पता चला है कि सरस्वती नदी का भूगर्भीय अस्तित्व हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मौजूद है। इस नदी का प्रवाह धरती के नीचे आज भी जारी है। कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध से सरस्वती नदी विलुप्त होने लगी थी और महाभारत काल आते आते या उसके कुछ दिनों के बाद यह करीब करीब विलुप्त हो गई। वैज्ञानिकों ने अपने खोज से पता किया है कि काफी साल पहले भीषण भूकंप की वजह से सरस्वती नदी जमीन के भीतर चली गई। बताया जा रहा है कि भूगर्भ में सरस्वती नदी यमुना में जाकर मिल जाती है, यानी यमुना से होते हुए सरस्वती नदी का जल प्रवाह प्रयागराज में आकर त्रिवेणी का संगम बना देता है। कुल मिलाकर विज्ञान अपने जगह काम करता है और लोक आस्था अपनी जगह पर। कहते हैं कि मानो तो देव, नहीं तो पत्थर।
फिलहाल 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 26 फरवरी को इसका भव्य समापन होना है। इतना तो तय है कि कुंभ मेला दुनिया की सबसे बड़ी और प्राचीन धार्मिक और सामाजिक प्रायोजन है। यह आस्था, परंपरा और आध्यात्म का भी अद्भुत संगम है। यह प्राचीन भारत की आधुनिक भारत से आध्यात्मिक विरासत का भी संगम है। कुंभ मेला के पुरातन इतिहास में भारतीय संस्कृति की गहराई का संपूर्ण दर्शन समाहित है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महाकुंभ को लेकर बहुत उत्सुकता है। लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि महाकुंभ का धार्मिक महत्व तो है ही, इसका खगोलीय महत्व भी है। आप इसका आनंद लीजिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताइए। नमस्कार।